नमस्कार। पीईटी टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के टेस्ट में हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैनोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब होगा वृद्धि दर मापने के लिए। किसकी वृद्धि दर अगर हम बात करें तो ये पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्सैनोमीटर का। ओके। अगला प्रश्न है, एमआरआई निम्न में से क्या है? देखिए, आप लोग अक्सर सुनते होंगे एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक प्रकार का परीक्षण है जो शरीर के अंगों के लिए किया जाता है। शरीर के बाहरी और भीतरी अंग वो किसी मरीज में क्या स्थिति बयां कर रहे हैं, इसकी जांच एमआरआई से की जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऊन एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। रेयान रूपांतरित स्टार्च, यही गलत है, तो यानी ऑप्शन बी इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो अगर रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है तो क्या है? रेयान एक सेलुलोज फाइबर है जो कि हमको पौधों से प्राप्त होता है, तो ये स्टार्च ना होकर एक फाइबर है। बाकी रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है और फुलरीन ये कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, वे शेष तीनों सुमेलित है, सिर्फ ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? देखिए, केसर जो होती है उसका वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी वर्तिकाग्र भाग हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, यानी प्याज में क्या होता है जिसकी वजह से जब हम लोग प्याज छीलते हैं या काटते हैं तो आँखों में आंसू आ जाते हैं? क्योंकि जब प्याज छीला जाता है या काटा जाता है तो उसमें से सल्फेनिक एसिड निकलता है, सल्फेनिक अम्ल। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ का जो पहला ऑप्शन है वो है सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक और सल्फेनिक दोनों अलग अलग एसिड हैं और दोनों में आप लोग ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए दोनों ऑप्शन में दिया गया है। तो याद रखिएगा, प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाता है, ना कि सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में अगर हम बात करें तो लगभग प्रोटीन की मात्रा 12% होती है, ऑप्शन सी सही होगा। गेहूं में 12% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। अगला, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया एक जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए सही होगा। फेफड़ों को, निमोनिया ग्रस्त रोगी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि इसका सीधा अटैक हमारे लंग्स यानी फेफड़ों पर होता है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, विभिन्न परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राक्लोरोएथिलीन इसका पूरा नाम है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में टेफ्लॉन कहते हैं। ये नॉन स्टिक जिसको कहते हैं हम लोग, जो नहीं चिपकता है, नॉन स्टिक बर्तन के लिए टेफ्लॉन का हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है? देखिए, अगर लोहे में जो जंग लगता है उसका प्रमुख कारण होता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, जब लोहा ऑक्सीजन, हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसमें फेरस ऑक्साइड बनता है, और ये जो फेरस ऑक्साइड होता है इसी की वजह से जो लोहे का वज़न है वो बढ़ता है, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगर कि लोहे की कीली में जंग लग जाती है तो लोहे का वज़न बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा?
देखिए जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है, बाकी जो 18 कैरेट होता है वो 75% प्योर होता है, यानी उसमें 75% गोल्ड होता है, बाकी 25% तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का उसमें मिक्सचर रहता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यानी 18 कैरेट सोने में लगभग 25% तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुएँ पाई जाती हैं। ओके, अगला प्रश्न है कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन ये जिंक का यानी जस्ते का एक अयस्क होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? देखिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अगर हम देखें वायुमंडल में तो लगभग 21% पाई जाती है, लेकिन अग्नि को, आग को जलने के लिए कम से कम 15% ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए। अगर 15% से ऑक्सीजन कम होगी तो अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाएगी, जल नहीं पाएगी। तो ऑप्शन बी सही होगा, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर अग्नि जल नहीं पाएगी। ओके, अगला प्रश्न है सागर की गहराइयों को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं? देखिए सागर की गहराई को मापने के लिए हम लोग फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, फैदोमीटर। फैदोमीटर ये सागर की गहराई को मापने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। इसमें ये बैरोमीटर लिखा है, बैरोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? बैरोमीटर जो होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, तो आज इतने प्रश्न को देखते हैं और धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी और ढेर सारे वीडियो आएंगे। सर थोड़ी व्यस्तता चल रही है इसीलिए रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, वीडियो नहीं आ पा रहे, लेकिन जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आगे कोशिश करेंगे एक दिन में कम से कम 3 वीडियो दें, यानी अगर 20-20 प्रश्न एक में रहेगा लगभग 60 प्रश्न आपकी डेली में तैयार करवाता चलूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो भी टॉपिक वाइज जल्द ही आपको मिलने लगेगी। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आने वाले पीईटी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। नमस्कार।